क्या करवा रहे हैं? चलो एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन बताओ कि आज तक हमारे देश में कितने वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं? ठीक है ना? छोटा सा क्वेश्चन है। आज तक हमारे देश में कितने वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं? जो अभी प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट है वो नहीं, आज तक 21, आज तक उपराष्ट्रपति 14 बन चुके हैं। कितने? और जो डॉक्टर जगदीप धनखड़ हैं वो कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है भाई? 14th नंबर के। 14वें जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़ है। देखो एक क्वेश्चन पेपर में 2023 में 22 में 2-3 क्वेश्चन आए हैं। अपने विषय पर चलेंगे, पहले थोड़ी सी चर्चा करवा देते हैं। कोई नया क्वेश्चन आया है तो ठीक है ना भाई? क्या क्वेश्चन आया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, क्या क्वेश्चन आया है बेटे कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, देखो दो कंपैरिजन में एक बात को समझना, ठीक है? कि जो देश में प्रेसिडेंट है अगर इसकी पोस्ट ब्लैंक है, क्या है? एब्सेंट नहीं है, रिक्त है, खाली है। समय से पहले टर्म कितना होता है प्रेसिडेंट का? 5 साल, ठीक है? ये क्वेश्चन पूरे साल आए हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को लेकर 2023 में, ठीक है ना? प्रेसिडेंट जो है, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट ब्लैंक है, इसका टर्म कितना होता है? 5 साल होता है, ठीक है ना? अगर समय से पहले इसकी मौत हो जाए, रेजिग्नेशन दे दे या इस पर इंपैचमेंट लग जाए, समय से पहले इसको हटा दिया जाए, भाई 3 ही बड़ी कंडीशन बनती है जब प्रेसिडेंट को उसका टर्म कंप्लीट होने से पहले हटा दिया जाए। 3 ही कंडीशन है। या तो कोई एलिगेशन का कंडीशन है, एलिगेशन लगेगा तो इंपैचमेंट का प्रोसेस होगा, महाभियोग लगेगा। और इंपैचमेंट हमने कौन से देश से लिया है? जो इंपैचमेंट का प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। जो प्रीएम्बल है वो भी कहां से ली है? यूएसए से। लेकिन जो प्रीएम्बल की लैंग्वेज है ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये 3-4 क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो समझना प्रेसिडेंट की पोस्ट ब्लैंक है तो कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी ब्लैंक है, ठीक है, तो सीजेआई काम करेगा। और आज तक एक ही बार ऐसी कंडीशन हुई है, नहीं, हाँ, जाकिर हुसैन के समय आज तक एक ही बार ऐसी कंडीशन हुई है कि प्रेसिडेंट के पद पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने काम किया है। वो घटना रही है 1969 में। कब रही है? 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे, वो एक बार प्रेसिडेंट की पोस्ट पर एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अब यही कंडीशन यहां है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर ब्लैंक है, ठीक है ना? अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली, समय से पहले खाली हो गया, भगवान ऐसा ना करे, पर डॉक्टर जगदीप धनखड़ 2 साल बाद किसी कारणवश उनकी पद खाली हो जाता है टर्म को कंप्लीट किए बिना, तो जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तब तक कौन काम करेगा? गलत बात, ठीक है ना? यही क्वेश्चन आया है एक बार पिछले वर्ष और गलतियां हुई बच्चों से, ठीक है? ध्यान रखना, जब वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर नहीं है, उसका पद खाली है, तो इस बारे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? साइलेंट है, जिसको क्या कहते हैं हम? मौन है। क्या है? इस बारे में हमारा संविधान क्या है बेटे? साइलेंट है, कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है ना? संविधान में कोई बात नहीं लिखी। और बच्चे क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर करते हैं और गलती हो जाती है, ठीक है ना?
तो जो वाइस प्रेसिडेंट का मैटर है उसमें संविधान क्या है? मौन। एक बात और सुनो, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है जतिन, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किसका चेयरमैन होता है बेटे? राज्यसभा का। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है किसका भाई? राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट का। सिंपल बात है, छोटी छोटी क्लासों से ही बातें शुरू हो जाती है कि पदेन सभापति है। किसका पदेन सभापति है? काउंसिल ऑफ स्टेट का, राज्यसभा का। क्लियर है बात? जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का, किसका? काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन होगा। ठीक है, फिक्स है, पदेन है। एक बात और ध्यान रखना, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ठीक है ना? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट का क्या नहीं होता? मेंबर नहीं होता है। वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और ना ही इलेक्टेड मेंबर होता है, ना ही नॉमिनेटेड मेंबर होता है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन तो है, लेकिन उसका मेंबर नहीं है। ना तो इलेक्टेड मेंबर है और ना ही नॉमिनेटेड मेंबर है। राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर कितने? 12। लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर कितने? जरूर करना। लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर कितने? क्या भी 2024 के चुनाव में लोकसभा में मनोनीत सदस्य होंगे? नहीं होंगे। जो एग्लो इंडियन का प्रोविजन था वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है ना? बातों को सुनते रहो और नोट करते रहो। राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं? 12। ठीक है ना? समझे ना? राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 12। कौन से एरिया से होते हैं? आर्ट से, लिटरेचर से, साइंस से और सोशल सर्विस से। ठीक है ना? समाज सेवा से। 4 क्षेत्रों से राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? नॉमिनेट करता है। लोकसभा में कितने मेंबर होते थे? 2। जो कौन से कम्युनिटी से थे? एग्लो इंडियन। कौन सी कम्युनिटी से थे? 2020 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 104वां संविधान संशोधन या 104वां सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 104 नंबर का कब हुआ बेटे? 2020 में। इसके माध्यम से क्या किया गया? एक तो लोकसभा में जो एससी और एसटी का क्या है? आरक्षण है, वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है ना? 104 नंबर का जो अमेंडमेंट था 2020 में जो हुआ, उसके माध्यम से क्या किया गया? लोकसभा में, हाउस ऑफ पीपल में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभाओं में जो एससी एसटी का रिजर्वेशन था उसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। कितने साल तक? 10 साल तक। अभी कब तक कर दिया गया? 2030 तक। अब जो एससी एसटी का रिजर्वेशन है वो कब तक रहेगा? 2030 तक। और 2030 तक टोटल कितने साल हो जाएंगे? 80 साल। 1950 से बिगिनिंग हुई, 2020 में कंप्लीट हो गया था, 10 साल और सरकार ने बढ़ा दिया, तो 2030 तक इस रिजर्वेशन को कितने साल हो जाएंगे भाई? 80 साल हो जाएंगे। एक काम और किया गया कि जो एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था उसको क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया संविधान में से। क्या कर दिया भाई? एंग्लो इंडियन के प्रोविजन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई मेंबर लोकसभा में नॉमिनेट नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि एंग्लो इंडियन का प्रोविजन संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ? ठीक है ना? एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन, एंग्लो इंडियन है क्या? ठीक है,
तो सबसे पहली बात है कि जो संविधान का आर्टिकल 366 है, क्या है? जो आर्टिकल 366 है वो एग्लो इंडियन वर्ड को डिफाइन करता है, ठीक है ना? कि एग्लो इंडियन कौन है? कौन है एग्लो इंडियन? अफ्रीका, वेरी गुड। हाँ हाँ, अफ्रीका की जहाज जी, ठीक है ना? नहीं नहीं, यानी दूर चली गई। ठीक है, अभी सुनो, आर्टिकल जो 366 है, ठीक है, जो आर्टिकल 366 है वो किसको डिफाइन करता है? एग्लो इंडियन को डिफाइन करता है। तो एग्लो इंडियन कौन होगा? देखो यहां देखना, सबसे पहली बात सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, भारत का नागरिक। समझे ना बात ने? इस एग्लो इंडियन को विदेशी ना समझना। लोकसभा में चला गया तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है? संसद का मेंबर बनने का राइट सिर्फ सिटीजन्स को, भारत के नागरिकों को ही है। कोई भी विदेशी भारत की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकता है, ठीक है ना? समझ रहे हो ना बात को? तो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, उसके पिताजी कहां के हो? यूरोप के। हाँ यस, हाँ किसी भी देश के। पिताजी कहां? यूरोपियन। और माता भारतीय, ठीक है? ये डिफाइन है, संविधान डिफाइन कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं, है भाई? अब अपने पास से भी लिख दिया मैंने। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है वो लिखे हैं कि एग्लो इंडियन कौन होता है। अब डेफिनेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, सुनना बात को, कि फला डेफिनेशन कहां लिखी है। तो ज्यादातर जो डेफिनेशन है संविधान में वो कौन से आर्टिकल में है? 366 में। 95% कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन का क्वेश्चन आए, तुक्का मारोगे तो 366 सही निकलेगा, संभावना है, ठीक है ना? ज्यादा संभावना रहती है इसकी कि ये क्या होगा, सही निकलेगा। देखो क्या है बेटे, अब इसके पीछे चक्कर क्या है? तो यूरोप का कंट्रोल इंडिया पर है, ठीक है ना? गुलाम भारत रहा। संविधान 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, भारतीय शासन अधिनियम है। भारत का संविधान के 250 आर्टिकल किस पर डिपेंड है? भारतीय संविधान के जो लगभग 250 अनुच्छेद हैं वो पूरी तरह से कंप्लीटली किस पर डिपेंड है? ब्रिटिश पर डिपेंड है। तो बहुत सारी संवैधानिक बातें ऐसी हैं जो पूरे तरीके से ब्रिटिश को आधार बनाकर ही संविधान में क्या है, लिखित है। समझे ना बेटे बात को? अब एक बात और ध्यान रखना है, क्वेश्चन और आ जाता है, हमारे संविधान का क्या नाम है? भारत का संविधान, ठीक है ना? क्या नाम है हमारे संविधान का? कौन से आर्टिकल में लिखा है? कहीं तो संविधान में लिखा होगा आर्टिकल बेटे, आर्टिकल 393, ध्यान रखना, आर्टिकल 393, ठीक है? यहां तक तो पढ़ाने वाले पहुंचते ही नहीं है, पहली बात समझे ना बात को? 393 तक तो कोई पहुंचेगा नहीं, ठीक है? आर्टिकल 393 क्या बोलता है? भारत के संविधान का नाम, ठीक है? जो आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? बात क्या है? सिर्फ आर्टिकल 393 और कौन सा सेक्शन? अरे सेक्शन 22, ठीक है? कौन सा सेक्शन? आर्टिकल अलग चीज है, सेक्शन अलग चीज है। संविधान में टोटल 25 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 25। लेकिन हाँ और क्या, ठीक है? चैप्टर में तो टॉपिक आओगे बाना, ठीक है ना? टॉपिक में चैप्टर आओगा। तो आर्टिकल 393 और कौन सा सेक्शन भाई? 22 किसके बारे में बताता है? भारत के संविधान का नाम यहां लिखा हुआ है। क्लियर है बात? सुना था कभी? चल कोई बात। तो एग्लो इंडियन भी पता चल गया भाई क्या होते हैं। अब जिस क्वेश्चन पर हम थे उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
हमने क्या बात कही कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, चेयरमैन होगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ब्लैंक है तो चेयरमैन की पोस्ट भी ब्लैंक है। कॉमन बात है ना। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो राज्यसभा का चेयरमैन भी नहीं है। क्लियर बात है, दोनों समझ रहे हो। एक ही आदमी तो चेयरमैन है, वही प्रेसिडेंट है, वही चेयरमैन है। कोई ना देख लो, देखो ये वाइस प्रेसिडेंट है, पोस्ट क्या है, ब्लैंक है। यही आदमी क्या है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, इसकी पोस्ट भी क्या है, ब्लैंक है, क्योंकि दोनों एक ही पर्सनैलिटी है। ये पद खाली तो ये भी खाली। अब ये अपने पद पर नहीं है तो इस बारे में संविधान क्या है, साइलेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह कौन काम करेगा, इस बारे में संविधान कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अगर चेयरमैन की पोस्ट खाली है तो कौन आएगा, जो डिप्टी चेयरमैन है, मान लो है भाई, कौन है, जो डिप्टी चेयरमैन है वो आ जाएगा, जो वाइस चेयरमैन है वो आ जाएगा। अगर चेयरमैन की पोस्ट खाली है तो वाइस चेयरमैन आ जाएगा। लेकिन अगर वाइस चेयरमैन भी नहीं है तो चेयरमैन की पोस्ट पर कौन काम करेगा, कई बार सवाल आया है। ठीक है ना। अगर राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट खाली है तो वाइस चेयरमैन आ गया, उपसभापति आ गया। और अगर उपसभापति भी नहीं है, ठीक है ना, तो राज्यसभा के चेयरमैन के पोस्ट पर कौन काम करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, आ गया सबको क्वेश्चन समझ में। ये जो पीछे बैठे हैं देवता, बता कौन काम करेगा जतिन। अरे यार, चेयरमैन नहीं है लगाया तो डिप्टी चेयरमैन आएगा, और डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है आज एक छोटा सा, क्योंकि आपस में, और एक नंबर ऑफ तो यहाँ पावर किसके पास होती है, फैक्टर्स होंगे। प्रेसिडेंट के पास। 2 into 3 यहाँ पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के मेंबर में से किसी एक योग्य व्यक्ति को क्या बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे। किस कंडीशन में, जब चेयरमैन की पोस्ट रिक्त है, एब्सेंस की कंडीशन में नहीं, समझे ना। अगर चेयरमैन एब्सेंट है, क्या बोलते हैं उसको, अनुपस्थित है। क्या है चेयरमैन, मान लो चेयरमैन अनुपस्थित है तो वही वाइस चेयरमैन आ जाएगा। ठीक है ना। और वाइस चेयरमैन भी नहीं है, एब्सेंस की कंडीशन बता रहे हैं। पोस्ट के ब्लैंक होने की कंडीशन ये है जहां पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है ना। वही इस मामले का समाधान करेंगे और मेंबर में से किसी एक आदमी को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर चेयरमैन अनुपस्थित है तो वही कौन आ जाएगा, वाइस चेयरमैन। लेकिन वाइस चेयरमैन भी अनुपस्थित है तो गलत, फिर वही बात। यहां पर राज्यसभा के मेंबर अपने में से ही, ठीक है ना, सहमति से, जब एब्सेंस की कंडीशन आती है कि चेयरमैन अनुपस्थित है, वाइस चेयरमैन भी नहीं है, तो उस कंडीशन में काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर हैं अपने में से ही किसी एक योग्य व्यक्ति का चुनाव करके उसको चेयरमैन बना देंगे। ठीक है। पोस्ट के ब्लैंक होने की कंडीशन में पावर यहां है, और अनुपस्थित एब्सेंट हो तो वहां पर राज्यसभा के मेंबर ही करेंगे। समझ गए बात को, छोटा छोटा। तुम फिर पढ़े हुए बच्चे और फिर क्वेश्चन आएगा गलती करेगा, ठीक है ना। तुम्हें तो गलती करनी ही नहीं चाहिए। हमने कहा कि आज जो वर्तमान में है वो कौन से नंबर की है, 15वीं है। ठीक है ना, समझे ना बात ने। जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो कौन से नंबर की है भाई, 15th है। कॉमन बात है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि प्रेसिडेंट संविधान के कौन से सेक्शन का पोर्शन है। ठीक है ना। जो प्रेसिडेंट है वो संविधान के कौन से सेक्शन में रिटर्न है। ठीक। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए, बच्चे बात को पढ़ते हैं, आती है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते। जो संविधान का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 5। कौन सा सेक्शन है भाई, सेक्शन 5 जो है। ठीक, सबसे फेमस सेक्शन है ये।
ये एक हिसाब से हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ है इसके अंदर, यहीं से देश चलता है, सेक्शन 5 से ही। ठीक है, सरकार के तीनों पोर्शन इसी में है, लेजिस्लेचर भी, जुडिशरी भी, एग्जीक्यूटिव भी। तो जो सेक्शन 5 है वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? 52 to 151 है, पढ़ा है सबने। आर्टिकल 52 से 151 तक क्या है, कौन सा सेक्शन है? 5वां सेक्शन है। इस 5वें सेक्शन में सबसे पहले कौन सा पोर्शन है? एग्जीक्यूटिव है। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। अब जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? 52 से 78 है। पढ़ी और बात है पहले भी, ठीक है, याद नहीं है। तो जो 52 से 78 है उसमें क्या क्या पोर्शन आते हैं? प्रेसिडेंट, दूसरे पे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे पर पीएम, चौथे पर कौम, और 5वें पर बोलो ना, नहीं, 5वें पर क्या आता है? महान्यायवादी आता है, अटॉर्नी जनरल। कौन आता है? महान्यायवादी आता है। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर ये 5 चीज पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ये 5 चीज पढ़ते हो किसके अंदर? एग्जीक्यूटिव के अंदर। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? 52 से 78। अब सवाल उठता है कि ये क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब सवाल आ जाए, ठीक है ना, कि ये क्या है? कार्यपालिका। क्वेश्चन आ जाए, भारत में कार्यपालिका की क्या विशेषता है? कितनी बार पूछा जाए? ठीक, एग्जीक्यूटिव नहीं पता? बोल बेटे, शाबाश। अब एक बात ध्यान रखना कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके दुनिया में कितने टाइप हैं? 2। ठीक है, 2 टाइप हैं। एक इंडिविजुअल लीडरशिप है, एक कलेक्टिव लीडरशिप है। क्या बताई हमने बात? एक इंडिविजुअल लीडरशिप है और एक कलेक्टिव लीडरशिप है। लिख लो, एग्जीक्यूटिव के कितने टाइप हैं? 2। कौन कौन से? एक तो इंडिविजुअल लीडरशिप बेस और दूसरी कलेक्टिव लीडरशिप बेस, सामूहिक नेतृत्व। पहला तो कौन सा है? व्यक्तिगत नेतृत्व। कौन सा है बेटे? जिसको इंडिविजुअल लीडरशिप बोलते हैं। और दूसरा कौन सा है? एक तो इंडिविजुअल लीडरशिप है, एक कलेक्टिव है, सामूहिक। ठीक है, अब अगर बात आती है, ये 2 टाइप है बेटे, तो जो इंडिविजुअल है उसका टाइप कितने हैं? 1। इंडिविजुअल के कितने टाइप हैं? देखो, संविधान को पढ़ने से पहले संवैधानिक शब्दों को समझना जरूरी, ठीक है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है उनकी डेफिनेशन नहीं पता तो क्या सीखोगे? ठीक है, यो क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, इतने मेंबर, फलाना ढिमका, यो सब अड़ंगे की पढ़ाई है। ठीक है, वो बच्चा कहीं से भी पढ़ सकता है। 2 रुपए की जीके किताब लोगे, पढ़ लोगे बेटे। भाई कैसा डाटा ही तो है। अब भाई इतने मेंबर थे, इतने जब हो गए, इतने घट गए, इतने बढ़ गए, यही तो है। लेकिन ये जो भाषाएं हैं जिनको समझना जरूरी होता है, जिनके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो तो कहीं से भी पढ़ोगे। यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देखोगे तो 1940 में कैबिनेट मिशन आया, यहाँ स्टैंडिंग कमेटी, यहाँ नॉन स्टैंडिंग कमेटी, यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी, यही तो बातें हैं। उनकी डेट है, उनके मेंबर हैं, संख्या है, लेकिन जो परिभाषाएं हैं उनको सीखना जरूरी है। ठीक है ना।
जो समझने की चीज है वो समझो। हाँ ये बेटे, ये अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, आर्टिकल 76। कौन सा आर्टिकल है? अब देखो, एक इंडिविजुअल है और एक कौन सी है? कलेक्टिव। अब अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें कौन सी आती है बेटे? प्रेसिडेंटल। कौन सी आती है? जो प्रेसिडेंटल एग्जीक्यूटिव है। बात को समझना। अध्यक्षात्मक व्यवस्था, कौन सी? अध्यक्षात्मक व्यवस्था किसमें आती है? इंडिविजुअल लीडरशिप में। एग्जीक्यूटिव का टाइप जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूएसए। क्या है सबसे बड़ा उदाहरण? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर कौन सा सिस्टम है? प्रेसिडेंटल। सरकार तो हर जगह है, एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है बेटे? सरकार। ठीक है ना? क्या समझेंगे हम इसको? सरकार ही समझेंगे। ठीक है, तो वहां पर जो कार्यपालिका है वो किस टाइप की है? प्रेसिडेंटल है। और कौन सी लीडरशिप है? इंडिविजुअल। ठीक है ना? कहां पर? यूएसए में। लेकिन अगर कलेक्टिव की बात करते हैं तो दो भाग है। ठीक है, कलेक्टिव की बात करते हैं तो इसके भी दो टाइप की। दुनिया में अगर कहीं सरकार है, इनसे बाहर ना है। ठीक है, दुनिया में अगर कहीं गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इन्हीं टाइप की है, या फिर मोनार्ची। क्या है? मोनार्ची है, राजतंत्र है, तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है। ठीक है ना? अगर कहीं है कुछ तो इनके अलावा वही है बस। अब सामूहिक नेतृत्व में एक तो आती है भाई संसदीय, पार्लियामेंट्री। कौन सी? संसदीय पार्लियामेंट्री जो एग्जीक्यूटिव है, जिसका उदाहरण कौन? इंडिया। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है सेमी प्रेसिडेंटल, जिसको बोलते हैं अर्धाध्यक्षात्मक। क्या बोलते हैं? अर्धाध्यक्षात्मक कार्यपालिका, सेमी प्रेसिडेंटल। एक पार्लियामेंट्री और ये कौन सी? सेमी प्रेसिडेंटल। जो पार्लियामेंट्री है वो कहां पर है? मेरे भारत में। और साथ साथ कहां पर है? ब्रिटेन में। कहां पर है? ब्रिटेन में। और ये कहां पर है? ये श्रीलंका में। कहां पर है बेटे? इसका उदाहरण हम क्या दे सकते हैं? श्रीलंका। ये सबसे बेटर उदाहरण है, एग्जाम्पल। तो एग्जीक्यूटिव का पता चला कितने टाइप की है। ठीक है भाई, सेक्शन 5 तो पढ़ रहे हैं, और सेक्शन 5 का पहला ही शब्द क्या है? ये तो सब पढ़ लिए, ये ना पढ़ाई किसी ने। ठीक है ना? इसी से क्वेश्चन आ जाता है, पढ़े जाओ प्रेसिडेंट। ठीक है, कहां जा रहे हो भगवान? अच्छा सही है भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई जा, चलो क्या परेशानी। सही है भाई, बात इतनी। कुछ करना है नोट किसी को? वो पीछे बैठे हैं जतिन कुमार। हो गया भाई? सही, सही नंबर आगे, मुझे पता ही नहीं चला। सुनो भाई, अब पूछ रहे हो कुछ? सुनो भाई, रे भारत में जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, कौन सी कार्यपालिका? 11वीं में जिन बच्चों ने पॉलिटी पढ़ी है उनको तो पता ही होना चाहिए। कुछ बच्चे हैं मेरे पॉलिटी वाले, 1 2 ठीक है 3 4 5 6 7। तो संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है बताओ भाई? कोई एक आध भारत में रहते हो, कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोई एग्जांपल दो मुझे। है बेटे? सबसे पहली बात इसमें एक होता है कंट्री हेड, देश का प्रमुख।
एक होता है सरकार का प्रमुख, गवर्नमेंट हेड, ठीक है ना। दो बातें हैं, एक कंट्री का हेड है, हेड ऑफ द कंट्री है, और एक के है सरकार का प्रमुख है। किसका हेड है बेटे? एक गवर्नमेंट का हेड होता है और एक कंट्री हेड होता है। किस में? पार्लियामेंट्री में। किसके अंदर? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के अंदर। क्या हो गया? अच्छा, देश का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। और जो सरकार का प्रमुख होता है वो कौन होता है? पीएम। या कौन सी एग्जीक्यूटिव है? पार्लियामेंट्री। समझे ना बात को? समझे? लेकिन इसमें भाई कंट्री हेड तो प्रेसिडेंट है और गवर्नमेंट हेड कौन है? पीएम। किसके अंदर? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के अंदर, संसदीय कार्यपालिका के अंदर। फिर जो पीएम होता है, आपको पता है मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, बहुमत दल का नेता। कौन होता है? मेजॉरिटी पार्टी का लीडर पीएम बनता है। 50% + 1 मेजॉरिटी है। लोकसभा की टोटल सीटों का कितना? 50% + 1। उसके बाद एक ध्यान और रखना, पीएम की अकाउंटेबिलिटी होती है। जो इसकी कौम है, जो मंत्री परिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 3 बातें लिखी। कंट्री हेड कौन है? प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट हेड कौन है? पीएम। मेजॉरिटी पार्टी का लीडर ही कौन होगा? पीएम होगा। कौन सी एग्जीक्यूटिव में? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में, संसदीय कार्यपालिका में, ठीक है। और उसके बाद चौथी बात क्या? इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। ये क्या होते हैं? जवाबदेह। इनकी क्या होती है? पीएम की और उसकी कौम की अकाउंटेबिलिटी होती है इनकी, पीएम प्लस कौम। किसके लिए? संसद या लोकसभा। किसके प्रति अकाउंटेबिलिटी है इनकी? पार्लियामेंट या हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। किसकी? पीएम और कौम, दोनों की जवाब देना पड़ा है ना बेटे। संसद में, पार्लियामेंट में जवाब देते हैं, है भाई। जब भी सेशन होते हैं, उस सेशन में अपोजिशन पार्टियां जवाब सवाल करती हैं, ठीक है। सवाल पर सवाल पूछे जाते हैं, आलोचनाएं होती हैं, है भाई। आलोचना होती है कि नहीं? अकाउंटेबिलिटी होती है इनकी। अब एक बात और ध्यान रखना, संसदीय कार्यपालिका की एक खास बात है कि इसमें जो कंट्री हेड है वो राष्ट्रपति भी हो सकता है और राजा भी। ध्यान रखना, क्योंकि ये 2 देशों में है। बड़े उदाहरण, एक कौन सा है? इंडिया, और दूसरा कौन सा है? होशियार हो गए भाई तुम तो, बड़े होशियार बच्चे हैं। ब्रिटेन। ब्रिटेन में, इंडिया में तो कंट्री हेड कौन है? और ब्रिटेन में कंट्री हेड कौन है? और ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था है? तो दोनों काम हो सकते हैं ना। जहां पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होगा वहां कंट्री का हेड किंग भी हो सकता है और प्रेसिडेंट भी। दोनों उदाहरण है, ठीक है। और जहां पर राजा होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। जहां पर हेड राजा होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन वो क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हो गई, संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। तो ब्रिटेन की जो व्यवस्था है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का सिस्टम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? संवैधानिक राजतंत्र। क्लियर है बात? इतनी आ गई समझ में? आ गई बेटे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, ठीक है। भाषा से कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? चलो भाई, प्रयास कर रहे हैं हम, ठीक है। सभी बच्चों को संतोष में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। किसी को असंतोष हो तो ऑफिस में शिकायत कर देना भाई, ठीक है ना। हाँ, मुझे मत कहना, किसको कहना? अच्छा, सही।
सौभाग्य है ये हमारा कि बच्चे इतना फेवर करते हैं, इंतजार करते हैं। ठीक है ना? क्वालिटी के लिए आपको हाँ हाँ, मैं ही पढ़ाऊंगा, और कौन पढ़ाएगा? इनको वो पढ़ा रहे हैं। कौन? सुनील सर तो गए, हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, तो पॉलिटी थोड़ी पढ़ाते हो, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। अच्छा मेरी कई जगह क्लास होती है ना, तो एक दिन का समय निकलता है सिग्मा के लिए। ठीक है ना? आज भी थोड़ा डिस्टरबेंस था, मैसेज वगैरह नहीं आए, भूल गए। ये मेरे भरोसे बैठे रहे, आ जाएगा अपने आप। ठीक है ना? मैं इनके भरोसे पे मैंने कहीं और क्लास लगवा ली, फिर 9:40 पे प्रिंस का फोन आया तो उस क्लास को छोड़कर आना पड़ा। ठीक है, तो गड़बड़ होगी ना। 6 के 6 दिन ब्लॉक हैं, एक दिन मिलता है तो आ जाते हैं। ठीक है ना? देखते हैं। तो इतनी बातें समझ में आई भाई कि संवैधानिक राजतंत्र है कहां पर? अब देखो जो सेमी प्रेसिडेंटल है, सुनो भाई, जो क्या है, जो सेमी प्रेसिडेंटल है, जो अर्ध-अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, बिल्कुल सेम इसी की तरह है जो श्रीलंका में। ध्यान रखना, एक छोटा सा ही अंतर है बस। उसमें क्या नहीं होगा? कंट्री हेड राजा नहीं होगा। ठीक है? वो एज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है, लेकिन उसमें कंट्री हेड राजा नहीं होगा, और ना ही क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची होगी। ठीक है? किसमें? अर्ध-अध्यक्षात्मक में, जो श्रीलंका में। क्लियर है? सेम है बिल्कुल, सिर्फ क्या नहीं होगा? ये अंतर है, ये नहीं होगा। ये जो सिस्टम है, सिस्टम बहुत चल गया भाई। ठीक है? हर एक बच्चे का सिस्टम होगा ना? नहीं, लड़कों का तो सिस्टम है भाई। प्रभु आपको समझ में आ गई बातें सारी? आपसे पीछे? हाँ जी, पूछ लियो भाई। ठीक है? मेरे कंधों पर जिम्मेदारी देकर गई है कि इनका ध्यान रखना है। ठीक है ना? अभी देखो आगे जो प्रेसिडेंटल सिस्टम है, हाँ, श्रीलंका में सेम प्रोविजन होंगे बेटे, लेकिन ये सिस्टम नहीं हो सकता। हाँ, प्राइम मिनिस्टर और कंट्री हेड प्रेसिडेंट, सेमी प्रेसिडेंटल। ठीक है ना? सेमी, अर्ध-अध्यक्षात्मक, लेकिन ये अंतर भी तो है बेटे। उसके बाद देखो जो प्रेसिडेंटल है, कौन सी है भाई? जो प्रेसिडेंटल सिस्टम है जो यूएसए में, अरे सुन लो, कहां पर है भाई? जो यूएसए में है, जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, उसमें कंट्री हेड कौन होगा और सरकार का हेड भी कौन होगा? समझो ना, अंतर समझो ना। जो यूएसए में प्रेसिडेंटल सिस्टम है, उसमें कंट्री हेड कौन है और गवर्नमेंट हेड भी कौन है? ठीक है ना? पीएम तो होता ही नहीं। क्लियर है? फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। किसके लिए? ये भी ध्यान रखना। यूएसए में जो प्रेसिडेंट है, जो कंट्री का भी हेड है और गवर्नमेंट का भी हेड है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। समझ गए बात में? तो पता चल गया एग्जीक्यूटिव क्या है, पता चल गया। अब हमारे देश में एग्जीक्यूटिव क्या है वो भी सुनिए, तो दुनिया की कहानी होगी। किस अमेरिका में मतलब अगर इसके अकाउंटेबिलिटी होती तो जवाबदेही किसकी होती है? किसी की ना, वहाँ सिस्टम फेडरल, कंप्लीट फेडरल है। इन फ्यूचर समझाऊंगा चीजों को। ठीक है ना? हमारे यहाँ तो स्टेट को पावर राज्य सेंटर से मिली, वहां सेंटर को पावर स्टेट से मिली। समझी ना बात में? हमारे यहाँ स्टेट खत्म हो सकते हैं, सेंटर खत्म नहीं हो सकता है। वहां सेंटर खत्म हो सकता है, स्टेट खत्म नहीं हो सकते। कहा? यूएसए में। समझे ना बात को? कोई नहीं, देखेंगे अभी। और देखो भाई थोड़ी सी बातें
अब भारत में कार्यपालिका दो प्रकार की है, संसदीय तो है ही, एक परमानेंट है, एक टेम्परेरी। भारत में जो एग्जीक्यूटिव है वो कितने टाइप के हैं? दो, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। ठीक है। एक स्थायी कार्यपालिका और एक टेम्परेरी है, अस्थायी कार्यपालिका। एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है और एक टेम्परेरी। भारत में पार्लियामेंट्री तो है ही, बाइकैमरलिज्म है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है भाई भारत के अंदर, और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है और एक टेम्परेरी। अब ध्यान रखना, जो टेम्परेरी है उसमें कौन है? जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री है। कार्यपालिका तो है पर कैसी है? एक टर्म के बाद खत्म हो जाए सरकार, दूसरे आ जाए, तो कैसी कार्यपालिका है ये? टेम्परेरी। जो मिनिस्टर लोग हैं वो अस्थायी कार्यपालिका है। ठीक है ना। और जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, का नाम क्या था आपका? जो IAS IPS हैं, उदाहरण दे सकते हैं हम, जैसे IAS IPS IFS, ये कौन सी एग्जीक्यूटिव में है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। ये सरकार है। ठीक है। नौकरी ना समझो, क्या ना समझो, यही कहते हैं ना कि सबसे बड़ी नौकरी, पर ये सरकार का भाग है। और कौन सी कार्यपालिका है? परमानेंट है, स्थायी कार्यपालिका है। ठीक है ना। बदलते नहीं है, एक बार लग गए तो रिटायर होके आएंगे, उसके रिटायरमेंट के बाद भी पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं, कहीं एम्बेसडर बन जाते हैं, दूसरे देशों में काम करते हैं, है भाई, विदेश सेवा में चले जाते हैं, तो बड़े लोग होते हैं। ये कौन सी सर्विसेज है? अरे क्या बात है बेटे, हैं? दूसरी बदल ले, वहां से ले आ, कहीं दुगुम हो जाएगा जब मानेगा। ठीक है, मिल गई, चलो जल्दी मिल गई। हाँ बैठ जाइए। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेन सर्विस सेंट्रल सर्विसेज का भाग है। फॉरेस्ट सर्विस ये ब्रिटिश ने ही शुरू कर दी थी दोनों सर्विस। IFS 1966 से बिगन हुई है। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो कब से शुरू हुई है? 1966 से। ठीक है ना। बच्चे बोलते हैं ना कि UPSC करेंगे। UPSC तो एक संगठन है, एक हिसाब से एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, जो राष्ट्रपति बनाता है, और ये रिक्रूटमेंट बोर्ड है। ठीक है, ये उस भर्ती को कंडक्ट करता है। ठीक है, लेकिन सवाल है इनका, ये किसका भाग है? ऑल इंडिया सर्विसेज। किसका भाग है? ऑल इंडिया सर्विसेज का भाग है। एक ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, एक सेंटर सर्विसेज होती है, एक स्टेट सर्विसेज होती है। ठीक है ना। ऑल इंडिया सर्विसेज में सिर्फ 3 आते हैं, IAS IPS और IFS। अभी मोदी सरकार फिर से आएगी तो संभावना है इंजीनियरिंग सर्विस और मेडिकल सर्विस, दोनों सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट बन सकती। ठीक है ना। पीछे कुछ योजनाएं भी थी सरकार की कि मेडिकल सर्विस को भी ऑल इंडिया सर्विसेज में लेकर आएंगे, और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को भी किस में लेकर आएंगे? ऑल इंडिया सर्विसेज में। 5-6 हो जाएंगी फिर। अब कितनी है? 3। समझे ना भाई बात को। तो जल्दी भविष्य में आप सुनोगे कि इंजीनियरिंग सर्विस भी ऑल इंडिया सर्विसेज का पोर्शन हो गई, और मेडिकल सर्विसेज। क्लियर है? आज ही समझ में। और ये मिनिस्टर लोग हैं जिनका कार्यकाल जैसे आर्टिकल 74 है और आर्टिकल 75, 2 आर्टिकल है। एक आर्टिकल है 74, एक आर्टिकल है
75। आर्टिकल 74 तो है कौम, क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आर्टिकल 75 है पीएम, क्या है, पीएम। अब जो आर्टिकल 74 है इसमें कई सारी बातें हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, क्या है भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिसको क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। और एक शब्द और हम बताते हैं जिसको क्या बोलते हैं, बड़े होशियार बच्चे भाई, मंत्रिमंडल। क्या, अब ये दो शब्द है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। अब दोनों शब्दों में क्या मंत्रिमंडल भी 74 में है, किसमें है फिर भाई, सवाल है ना दो, एक तो कैबिनेट है, एक तो द कैबिनेट, और एक क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, एक मंत्री परिषद, एक मंत्रिमंडल है। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सवाल आ जाते हैं, कई काम मंत्रिमंडल करती है और कई काम मंत्री परिषद करती है। ठीक है ना, कई काम तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अब कैसे होते हैं ये काम, पीछे समझाए, ऊपर समझाए होंगे जरूर मनाए। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, सेंटर में कौन है, पीएम है, कमाल है भाई। दूसरे नंबर पर कौन है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर मत लगाइयो, कैबिनेट मिनिस्टर है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन है, जो स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है ना, अरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखो ना एक बार, पीछे लिख रखा है तुमने, कौम क्या होती है, वो ग्राफ है, सेंटर में पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, और चौथे नंबर पर सब मिनिस्टर, उप मंत्री। कौन से मिनिस्टर होते हैं, तो इन चारों से मिलकर 1, 2, 3 और 4, इनसे मिलकर क्या बनती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझे ना बात को, इनसे मिलकर क्या बनती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो गति दिमाग में सेट होनी चाहिए, ये बातें, ये ढूंढने की जरूरत ना है कुछ पन्ने पलटे, ये बातें तो सेट होनी चाहिए। क्या है कौम, सीधी बात है। ठीक है ना, सेंटर में पीएम है, कैबिनेट मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है और सब मिनिस्टर है। इन पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, सब मिनिस्टर्स, 4 चेन है। ठीक है ना, सबको पता चल गई पीछे तक। अब इनसे मिलकर क्या बनती है, कौम। समझे ना बात को। और जब इसमें से ये 2 पोर्शन निकाल ले, पीएम और सिर्फ कौन से मंत्री, कैबिनेट मंत्री, तो इनसे क्या बनता है, कैबिनेट बनता है, मंत्रिमंडल। समझे ना, देश के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं मंत्रिमंडल के पास, फॉरेन मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है भाई, मेडिकल मिनिस्ट्री है। तो ये जो पिलर है देश के, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होते हैं, और उनसे क्या बनता है, कैबिनेट मंत्रिमंडल। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक, एक बार देखा और समझे बेटे। ठीक, इसमें कोई सुई में धागा डालना है क्या, समझना ही है। एक बार समझ लो चीजों को। पॉलिटी में, संविधान में 50% पोर्शन ऐसा है जो बस एक बार समझना है, फाइनल हो गया। ठीक है ना, जैसे वो चेयरमैन की बात बताई, चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी, और डिप्टी नहीं है तो प्रेसिडेंट करेगा अपॉइंट, सीधी बात है। बार बार डम्बे ना मारने चीजों को, और को क्वेश्चन आ गया तो पलट दिए 50 पे साइड किस भाई। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना, चीज को समझ लो एक बार। ठीक है ना, किसी ने भी सवाल कभी भी 10 साल बाद भी क्वेश्चन आया सामने, तुरंत सोल्व हो गया भाई, आता है। चलो, बावड़े हो जाओगे तुम तो एक के दिन में।
12 घंटे क्लास लेते हैं हम, फिर भी आखिरी क्लास में भी ऐसी ऊर्जा रहती है। तो नियत से काम करना सीखो, ठीक है। दिमाग पे बोझ लेकर पढ़ोगे पढ़ाओगे कुछ ना है, ठीक है। समय खराब करना है, खुश होकर काम करो, बुद्धि को एक दिशा में लगा के काम करो, समझे ना बात ना। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसड़ी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, ठीक है। चिंता विनाश करेगी, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता चिता समान, पुरानी कहावत है। जो ज्यादा चिंता करते हैं चतुराई खत्म, रूप खत्म, ज्ञान खत्म, और चिंता चिता के समान है। तुलसी कहे निर्भय होके सोए, अनहोनी तो होवे नहीं, होनी होए सो होए, ठीक है। जो कि मैं होना है वो तो होगा, थारे रोक के तो रुके ना, थारे चलाए तो चल लेना, ठीक है। तो चिंता मत रहो, खुश रहो, और खुश रह के ही पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, कैबिनेट में पीएम के बाद कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वे इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट है ना बेटे सारे, ठीक है। ये लगभग 30 मंत्रालय हैं, लगभग कितने मिनिस्ट्री है, लगभग 30, मान लो 30 मिनिस्टर है, जिनके पास कई कई मंत्रालय होते हैं। तो 30 मंत्री हैं लगभग कैबिनेट में, मोदी के में भी, ठीक है बेटे। अब उसके बाद आगे देखो, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात और, एक बड़ा सवाल है। अब देखो मोदी जी ने क्या बनाया, नीति आयोग, क्या ईबी आएगा, क्या डबल ए आएगा? तो जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, क्या बोलते हैं भाई, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति योजना आयोग का प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया 1 जनवरी 2015 को, कर दिया काम खत्म, ठीक है, नाम बदल दिया। अब नीति आयोग को किसने बनाया है, किसने बनाया है? नीति आयोग को राष्ट्रपति ने बनाया है। लेकिन सवाल है किसकी सलाह पर बनाया है? कैबिनेट कौम, क्या कहा हमने? अब कंफ्यूजन हो गया ना बेटे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने वो कैबिनेट और कौम लिखा, ठीक है। 2-3 उदाहरण दे दूंगा, सही हो जाएगी बात, ठीक है। और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रपति नीति आयोग बनाया, भाई बना दिया, योजना आयोग का नाम बदल दिया बेटे, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल कर क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को कर दिया, ठीक है। अब राष्ट्रपति जितने भी काम करता है, आर्टिकल 74 बोलता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के बिना कोई काम नहीं करेगा। जितने भी काम राष्ट्रपति करेगा वो मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। किसकी एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करेगा प्रेसिडेंट, अपनी मर्जी से, इसीलिए उसको फॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि नाम मात्र का है हमारे देश का राष्ट्रपति, सारी पावर भी उसके अंदर ही है। एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्रेसिडेंट, यानी सरकार की सारी पावर प्रेसिडेंट के अंदर है, लेकिन फिर भी फॉर्मल है, फिर भी नाम मात्र का है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आर्टिकल 74 के अंडर कि वो कौम की सलाह के बिना काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना भाई। हाथ बांध दिए ना, समझे ना बात में, क्या कर दिए? हाथ बांध दिए। अब यहां राष्ट्रपति ने जो नीति आयोग बनाया है वो किसकी सलाह पर बनाया है? समझ रहे हो ना बात को? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। और एक बड़ा एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, क्या है?
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये बनी थी 6 अगस्त 1952। कब बनी थी? 6 अगस्त 1952 को बनी थी। ये भी राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? कौम की सलाह पर। ठीक है ना। और एक सीबीआई, ये भी राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? कौम की सलाह पर। ठीक है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, 1, 2 और 3, ये 3 जो चीजें लिखी हैं, ये कौन सी बॉडी है? समझे ना? कौन सी बॉडी है ये? मतलब अरे वेरी गुड। ठीक है। तो मतलब रिवीजन भी हो गया थारा। संविधान में एक क्वेश्चन आज की पढ़ाई में से आ जाएगा। ठीक है। कान खोल के सुन लियो, कान खोल के सुन लियो, समझ गए बात को। एक क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आज की क्लास में से नजर आ जाएगा। 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, इससे ज्यादा ना आएंगे। ठीक है ना भाई? समझ गए बात को? तो ध्यान से पढ़ लो। जीके की खास बात है, 3 रजिस्टर भरवा दिए, क्वेश्चन एक भी ना आया। प्रॉब्लम है ना बड़ी, बहुत विस्तार है भाई, पता नहीं क्या क्या है, कहीं हिस्ट्री, कहीं ज्योग्राफी, कहीं पॉलिटी। ठीक है। तो छोटी पढ़ाई हमारी, प्रभावशाली पढ़ाई। ठीक है। शब्द छोटे, भाषा छोटी, आधार छोटा, ज्ञान छोटा, आदमी छोटा। ठीक है। लेकिन पढ़ाई इफेक्टिव है। सरस्वती मैया ने सदा हमारी मेहनत के समर्पण को ध्यान में रखा है और करवाई गई कक्षा में मेहनत और बच्चों की मेहनत पर सदैव अपने आशीर्वाद। हमने क्या कहा कि ये क्या नहीं है? लिखित नहीं है। और जो संविधान में रिटर्न नहीं होती उसको कौन सी बॉडी बोलते हैं? गलत बात है। ठीक है ना। जो संविधान में रिटर्न नहीं है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या बोलते हैं? समझे बात को? जो संविधान में रिटर्न नहीं है वो कौन सी बॉडी है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो संविधान को इनेक्ट करने में क्या है? हेल्पफुल है। और उसका उदाहरण ये दे दिया हमने, नीति आयोग, एनडीसी और सीबीआई, जो कैसी बॉडी है और किसके अंडर आती है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर। समझे ना? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो संविधान में लिखित है। ठीक है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो संवैधानिक संस्था है, वो संविधान में क्या है? रिटर्न। और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो संविधान में रिटर्न नहीं है, लेकिन संविधान को लागू करने में सहायक है। क्या है? लागू करने में क्या है? सहायक। क्लियर है बात? इतनी आगे समझ में। अब हम पता चल गया कौन से क्या काम होते हैं। मंत्री परिषद की सलाह पर क्या काम होता है। अब सवाल है मंत्रिमंडल की सलाह पर क्या काम होता है। ठीक है ना। कुछ काम राष्ट्रपति कैबिनेट की एडवाइस पर भी तो करता है, तभी तो कंफ्यूजन है, तभी तो अंतर है क्वेश्चन में। बताओ तो एक आध उदाहरण भाई। संविधान का इमरजेंसी का सेक्शन कौन सा है भाई? 20। इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। कौन सा सेक्शन है? हाँ, सेक्शन 18 है जो इमरजेंसी का सेक्शन है। बात को समझो। क्वेश्चन को समझाने से पहले 10 बातें और बतानी पड़ती है, चाहे वो पीछे आती हो बच्चों को। ठीक है। तभी क्वेश्चन समझ में आता है, लिंक जुड़ते हैं। हाँ, कैसे सोल्व हुआ क्वेश्चन, समझे ना बात को। सेक्शन 18 है आर्टिकल 352 से 360। चलो
क्या है इमरजेंसी? आपातकाल। 3 आर्टिकल है मोटे मोटे। एक आर्टिकल सबको आते भी होंगे, 352 है, एक 356 है, एक 360 है। 3 आर्टिकल है इमरजेंसी के, सबको आते हैं ना? किसको नहीं आते हाथ खड़े करो। आर्टिकल 352 का मतलब है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 का क्या मतलब है? अगर आर्टिकल 352 लग गया तो पूरे भारत में इमरजेंसी लग गई, साफ बात है। आर्टिकल 360 भी क्या है? नेशनल इमरजेंसी। दोनों नेशनल, दोनों के कारण अलग है, ठीक है ना? दोनों के कारण क्या है? अलग है। आर्टिकल 352 और ये है स्टेट इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल बोल देते हैं, राष्ट्रपति शासन बोल देते हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी, 360 नेशनल इमरजेंसी और 356 भाई स्टेट इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल है स्टेट के अंदर। क्लियर है बात? इतनी बात आ रही है बेटे समझ में बात? आपको भी बीच में, आपसे पीछे आ रही है ना भाई? पूछ लियो। हाँ भाई देवता, आ रही है समझ में? चलो, अब तीनों के कारण अलग अलग है। तीनों के कारण क्या है? अलग अलग है। 352 नेशनल ये लगेगा आर्थिक संकट पर, इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है ना? ये कैसे लगेगा? आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, देश बर्बाद हो जाए। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 360 इकोनॉमिक क्राइसिस है, आर्थिक संकट है, ठीक है ना? समझ रहे हो बात को? आर्थिक संकट कब आता है? जब हालात गंभीर हो जाती, ठीक है ना? है? अच्छा, आर्थिक संकट है, डिक्लेयर तो ना हो, हालात तो है। श्रीलंका में आया था, ठीक है ना? इसका यूज आज तक नहीं हुआ है, ध्यान रखना। ना ना, एक बार कब हो गया भाई? अच्छा तो इसका यूज आज तक नहीं हुआ है। आर्टिकल 352 भी नेशनल इमरजेंसी है, लेकिन इसके कारण कितने हैं? 3। कितने कारण है? 3। आर्टिकल 352 भी नेशनल इमरजेंसी है, लेकिन कितने फैक्टर से लगेगी? कंडीशन ऑफ वॉर लिखो पहला। कंडीशन ऑफ वॉर, युद्ध की स्थिति, पहला क्या है? कंडीशन ऑफ वॉर है युद्ध की स्थिति। दूसरा एक्सटर्नल अटैक, बाहरी आक्रमण। दूसरा कौन सा है? एक्सटर्नल अटैक है, बाहरी आक्रमण। और तीसरा इंटरनल रिवोल्ट। तीसरा इंटरनल रिवोल्ट विद वेपन। क्या है? इंटरनल रिवोल्ट विद वेपन, आंतरिक विद्रोह पर सशस्त्र। कैसा? सशस्त्र हथियारों के साथ। देश की जनता छावला स्टैंड वाले रोड पर हथियारों के साथ आ जाए और न थर्ड वाले, हाँ वो इंटरनल रिवोल्ट, सिविल वॉर कह सकते हैं, लेकिन वो इंटरनल रिवोल्ट है, आंतरिक विद्रोह है। देश की जनता सरकार के खिलाफ हो जाए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लग जाए हथियारों के साथ, ठीक है? 3 कारण हो गए। ये आज तक कितनी बार लगी है? 3 बारी। आर्टिकल 362 352 3 ही बार यूज हुआ है। 1962, 1965, 1962, 1971 और 1975, 3 बार। 62 में, 71 में और 75 में 3 बार, ठीक है? 2 बार के जो कारण हैं
71 है बेटे, सेकंड 71। 2 बार तो है, पहला तो इंडो चाइना वॉर के कारण, ठीक है भाई, दूसरा इंडो पाक वॉर के कारण, और तीसरा कारण वो कौन सा, आंतरिक विद्रोह। लेकिन ये विद वेपन वाला नहीं था। इंटरनल रिवोल्ट तीसरा जो कि 73 में लगा, वो इंटरनल रिवोल्ट के कारण, 3 कारण बताए ना इधर, वो 3 कारण थे। पहला तो कंडीशन ऑफ वॉर, दूसरा एक्सटर्नल अटैक। तो ये 2 बार जो लगा 62 में और 71 में जो इमरजेंसी लगी, आर्टिकल 352 लगा, वो एक्सटर्नल अटैक के कारण, पाकिस्तान ने चाइना में हमला किया। और तीसरी बार जो लगा वो इंटरनल रिवोल्ट के कारण, ठीक है, आंतरिक विद्रोह के कारण। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस समय 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, आज तो आंतरिक विद्रोह के साथ संविधान में क्या लिखा है, ये शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, विद वेपन, समझे ना। आज तो अगर आर्टिकल 352 लगेगा तो इंटरनल रिवोल्ट के साथ क्या है, विद वेपन शब्द है, ठीक है ना। लेकिन जब 75 में लगा, जब ये शब्द नहीं था, ठीक है ना, ये बाद में ऐड हुआ। ये जो विद वेपन वर्ड है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब ऐड हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। लिख लो, बात में काम की बात है। देखो क्या, फोर्टी फोर्थ CA 1978। एक तो कौन सा शब्द जोड़ा गया, इंटरनल रिवोल्ट के साथ विद वेपन शब्द जोड़ दिया गया। इंटरनल रिवोल्ट के साथ कौन सा शब्द जोड़ दिया, विद वेपन, ठीक है ना। जब इंदिरा गांधी ने लगाया, जब ये शब्द नहीं था, ये 44th अमेंडमेंट 78 में हुआ। किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी दी खत्म ना, जनता पार्टी। किसकी सरकार थी, ये बड़े काम हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए पता होना चाहिए किसकी सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार थी और PM थे मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। देश में फर्स्ट नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट, देश की पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट कौन सी, जनता पार्टी की। PM कौन, मोरारजी देसाई। और यही एक ऐसी सरकार थी जिसमें 2 वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, समझे ना। आज तक जितनी भी सरकारें बनी है, जितनी भी सरकारें बनी है, किसी में भी 2 वाइस प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, ठीक है। हालांकि वाइस प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं, संविधान में कहीं ना लिख रहा कि देश में उप प्रधानमंत्री होगा, लेकिन फिर भी जरूरत के अनुसार कई बार बने। मोरारजी देसाई की सरकार अकेली ऐसी सरकार है जिसमें 2 उप प्रधानमंत्री बने, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। लिख लो, रेयर क्वेश्चन है। हाँ, यस, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। आज तक एक ही सरकार ऐसी रही है ये जिसमें 2 वाइस प्राइम मिनिस्टर रहे। समझ में आ गई बात, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। एक बात और ध्यान रखना, एक नियम और लागू हुआ इसी अमेंडमेंट से, इसी अमेंडमेंट से एक रूल और इंप्लीमेंट हुआ, इसी अमेंडमेंट से एक और चेंज हुआ कि जो आर्टिकल 352
की अनाउंसमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। इमरजेंसी की घोषणा करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन वो कैसे कर सकता है? जब पीएम प्लस जो क्या है कैबिनेट, पीएम और नई बात ऐड हुई है, वो कैबिनेट वाली बात। मंत्री परिषद क्या काम करती है वो तो पता ही चल गया। प्रेसिडेंट मंत्री परिषद की सलाह से नीति आयोग, सीबीआई, एनडीसी कई संस्थाएं बनाता है। लेकिन प्रेसिडेंट जो आर्टिकल 352 की अनाउंसमेंट करता है, डिक्लेरेशन करता है, पीएम और कैबिनेट के रिटर्न प्लस विद सिग्नेचर। ध्यान रखना, जब पीएम और कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है वो रिटर्न और हस्ताक्षर के सहित राष्ट्रपति को क्या भेजेंगे? प्रपोजल भेजेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे। जब प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 की अनाउंसमेंट करेगा तो यहां प्रेसिडेंट काम किसकी एडवाइस पर कर रहा है? कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल अलग अलग काम करती है कि नहीं करती है? अब एक शब्द को समझाने के लिए कितनी कथा गानी पड़ी है, जब यहां तक बात को समझे। ठीक है, तो मेहनत लगती है, प्रयास लगता है। इन बातों को मैं चुटकियों में भी समझा सकता था, क्वेश्चन लिखे आंसर दे दिया, लेकिन 50 बात 100 बात और सिखाना समझाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे पतियों का, पिताओं का, परिवार के खून पसीने का पैसा हमारी जेब में आता है। ठीक है, साफ सुथरी थ्योरी है। तो क्लास में टाइम पास करके जाना हमारे गुरुओं ने हमें नहीं सिखाया। ठीक है, हमें यही सिखाया कि खुद भी मेहनत करो जीवन में, और जिस क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो तो समर्पित हो जाओ। ठीक है, जितनी मेहनत करी जा सके उतनी करो, क्योंकि हमारी कलम चलेगी तभी बच्चों का भविष्य चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी मेरा पढ़ाया हुआ आ गया तो वही मेरिट को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और अधिकतम बच्चों से गलती होगी। लेकिन सही विधि से मूल्य आधारित पढ़ाई बच्चे ने पढ़ी, वैल्यू बेस पढ़ी, थ्योरी पढ़ी, तो वो बच्चा उन सवालों को सही करता है। ठीक है ना भाई, उससे फायदे होते हैं। जीके का एक क्वेश्चन हजारों बच्चों से ऊपर लेकर जाता है, क्योंकि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब दिन रात एक कर देते हैं। साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए जीके एक भूत होती है, बड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो थोड़ी सी अध्यापक की मेहनत उज्ज्वलता का रास्ता देने में सहायक हो जाती है। समझे ना बात को भाई? तो तुम भी शिक्षा के क्षेत्र में जाओ तो मेहनत करियो, नूना की तो मास्टर लाख का कुर्सी तोड़ो। ठीक है, अच्छी बत्ते फन्ने मेड में होता है। ठीक, उत बैठ के सटाप रूप में पढ़ाना ना लिखाना, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ली और अपने मौज करी। ठीक है, समझे ना बात ना? आजकल शिक्षा प्रणाली जब हम देखते हैं कि देश की राजधानी में बच्चों की जो मोरल एजुकेशन है वो कितनी कमजोर है। ठीक है ना, हम यहाँ किसी शिक्षा पद्धति की आलोचना नहीं कर रहे हैं, समझो ना बात को, लेकिन ये वास्तविकता है, सच्चाई से भागा नहीं जा सकता है। आधार बहुत कच्चे हैं। जो एडोलसेंट है, जो 10 से 19 साल की आयु के बच्चे हैं, वो लगातार इस वैलेंटाइन कल्चर के कारण पीछे होते जा रहे हैं। परिवर्तन होता, जीन्स कल्चर, पिज्जा कल्चर, मैकडी कल्चर, पेप्सी कल्चर हर घर में घुस गई। ठीक है ना, हर घर में घुस गई। दिवाली, होली के उत्सव फीके पड़ गए, फरवरी के 14 दिन चमत्कारी हो गए। ठीक है ना, हाँ ऐसा ही है, ये वास्तविकता है। ठीक है ना, क्या आपको महसूस नहीं होता? ठीक है ना, बच्चों से पूछ लो, दिवाली होली नए बच्चों से 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं कि पूर्णमासी को है, अमावस्या को है, कब होली दिवाली। ठीक है, पर न्यू बूझ लो स्लैप डे कब है, 1 मिनट में बता देंगे। रोज डे कब है, ठीक है 1 मिनट में। आज से 20-30 साल पहले महिलाओं को कहां फुर्सत थी। ठीक है ना, समझे ना बात में? आजकल तो नए नए दिन सो बोले हस्बैंड डे। ठीक है ना,
वाइफ डे, नए नए दिन आ गए भाई, हद होगी भाई। ठीक है चलो, मनाएगा बेटे भविष्य में। पूछ रहा हूं मैं तो भाई। अभी देखो भाई, पानी पूरी पीना है कि बोरियत होगी क्या? पिज्जा है। चलो भाई, हाँ मैं बात पता चल गई ना, कैबिनेट मंत्रिमंडल क्या काम करती है भाई, और कौन से अमेंडमेंट से हुआ ये प्रोविजन। तो इमरजेंसी राष्ट्रपति डिक्लेयर करेगा तो कैबिनेट की एडवाइस पर करेगा, उसके प्रपोजल पर करेगा, और वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी अगर प्रेसिडेंट बनाएगा तो कौन की एडवाइस पर बनाएगा। समझे ना, दोनों में अंतर है, दोनों सवाल अलग अलग है। क्लियर है? अब ये जो 44वां संविधान, ये सरकार बनी ना, इसने कमीशन भी बनाया था जिसका क्या नाम था, मंडल आयोग। ठीक है, मंडल कमीशन बनाया था मोरारजी देसाई ने ओबीसी के लिए। जो ये ओबीसी लागू हुई है, वो इसके हेड कौन थे मंडल कमीशन के? बीपी मंडल। कौन थे भाई? ये इसके हेड थे, मुखिया थे मंडल आयोग के। और ये किसके लिए बना था? ओबीसी के लिए। रिपोर्ट दी थी इसने, और फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किसने किया? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। मंडल आयोग किसने बनाया? प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसको लागू किया मंडल आयोग की रिपोर्ट को, प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। कौन थे? वीपी सिंह पीएम थे। इन्होंने इसकी रिपोर्ट को लागू किया। और वीपी सिंह कौन सी पार्टी से थे? NATIONAL, नेशनल फ्रंट। ये देश की पहली गठबंधन सरकार, जो एनडीए यूपीए सुन रहे हो ना, गठबंधन ही है। बीजेपी का अलायंस एनडीए, कांग्रेस का अलायंस यूपीए। 2004 से 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, किसके? यूपीए के। तो देश में जो अलायंस गवर्नमेंट की बिगिनिंग हुई, देश में जो गठबंधन सरकारों की जो खिचड़ी है, ठीक है ना, किसी को भी मेजोरिटी ना मिली तो या तो दोबारा चुनाव हो या फिर कई पार्टियां मिलकर सरकार बना ले। तो देश में जो फर्स्ट अलायंस गवर्नमेंट बनी थी वो कब बनी थी? 1989 में। किसकी? नेशनल फ्रंट। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसने मंडल आयोग की रिपोर्ट को क्या करा? लागू करा। वीपी सिंह ने ये ओबीसी दी है, तो ये भगवान है ओबीसी वालों का। ठीक है ना? हाँ, वास्तविकता है। हम यहां किसी जातिगत भावना से शब्द नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन एक पॉलिटिकल शब्दावली है। ये भी नहीं कि हम जनरल कैटेगरी में हैं तो ईर्ष्या के भाव में आकर कोई शब्द कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं। होना चाहिए था, अब नहीं। दिल्ली में यादव समाज को, जाट समाज को ओबीसी मिला, ठीक है। हाँ, दिल्ली के यादव और जाट ओबीसी में, ठीक। लेकिन पॉलिटिकल डेफिनेशन बोलती है कि समाज का वो संपन्न वर्ग जो राजनीतिक कारणों से आरक्षण का फायदा उठा रहा है, ठीक है। समाज का वो संपन्न वर्ग जहां 10 में से 8 परिवार कमजोर हैं, उनको ओबीसी मिले, इकोनॉमिक, शैक्षिक, सोशल, ठीक है। लेकिन दिल्ली के राव साहब और जाट संपन्न है, ठीक है। यह सच्चाई है। 10 में 8 परिवार तो कर देना हो सके बैकवर्ड, ठीक है। सब संपन्न है, अच्छे लोग हैं, फायदा मिल रहा है, उठाना चाहिए भाई, उठाओ, और सरकार ने दिया है। लेकिन ये समाज का संपन्न वर्ग है, इसको क्रीमी लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीमी लेयर, ठीक है भाई। तो मैं विरोध में ना कह रहा, कदे कोई सवाल उठाओ तो सवाल उठाने की जरूरत ना है, ना मैं तेरा जवाब है ना मैं दूं, ठीक है ना। हाँ, और जो भाषा है वो बता रहे हैं कि क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं ये लोग। बढ़िया मलाई है ये। हाँ, दूध मुंह पर, शुद्ध दूध में जब मलाई आवे ना, ठीक है ना, तो उसकी मोटी परत आवे, समझे ना बात। तो प्योर दूध की मलाई है क्रीमी लेयर, समझे ना बात ने।
हाँ सही है। तो इतनी बात पता चल गई। देश की पहली अलायंस गवर्नमेंट कौन सी, प्रधानमंत्री कौन, क्या किया इसने, मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, यानी ओबीसी को। मंडल आयोग किसने बनाया, कब, कौन प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई के समय में। वाइस प्राइम मिनिस्टर कितने थे, कौन कौन, चौधरी चरण सिंह। क्लियर है, मिटा दे और सुन लो, ठीक है। 2 घंटे की जीके की बस, अभी तो समय है बेटे। हाँ क्या कह रहे, हाँ कोई नहीं, 10 मिनट और पढ़ा देंगे। जगजीवन राम जी और चौधरी चरण सिंह जी प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यस बीच में कभी प्रेसिडेंट बोला और प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। तो मेरे शब्दों में करेक्शन करें, ठीक है ना। तो वो क्या है, वाइस प्राइम मिनिस्टर, ठीक। भाई कोई नई ताजा बता दो, ठीक है। बोर हो गए बच्चे, अच्छा किसमें, संदेश खाली में कहाँ है ये, फिर वेस्ट में। सुनो भाई एक बात और, सुनो रे। एक क्वेश्चन आ जाता है, यूरोप का पेशेंट किसको बोलते हैं, पेशेंट ऑफ यूरोप, यूरोप का मरीज। अरे हेलो भाई, देवता सुन ले, मेरी सुन ले, उसकी मत सुना, ठीक है। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं, टर्की, किसको बोलते हैं, टर्की को। एक देश है साइप्रस, कौन सा, सुना है नाम, ये मेडिटेरियन सी में देश है, कौन सा, जो जतिन क्या कैपिटल है, निकोसिया, वेरी गुड। तो साइप्रस की कैपिटल क्या है, निकोसिया, और मेडिटेरियन सी में है, एशिया का देश है। किसका देश है, एशिया का देश है, और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, कौन सा, साइप्रस, ठीक है। और आजकल ये भी टर्की का और ग्रीस का झगड़ा है। एक बड़ी चर्चा है कि टर्की और ग्रीस के मध्य क्या चला हुआ है, विवाद चला हुआ है, तो उसको पढ़ना, करंट की खबर है। एक इजराइल का हमास के साथ झगड़ा है, ठीक है ना। हमास आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है, किसका, फिलिस्तीन का। सुनो 2-4 बात और, चलो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाते हैं बात में। है भाई, कित मैं बना है, ये तो उंगलियां फेरता हूं बेटे, ठीक है ना। अभी देखो, ये जो भारत का क्षेत्र है, ये बहुत काम का क्षेत्र है। इतना ऊपर तो नहीं है, यहां तक लगाना। ये जो भारत का क्षेत्र है, ये वेस्टर्न घाट है। क्या है, वेस्टर्न घाट। क्या है भाई ये, वेस्टर्न घाट। अब इस वेस्टर्न घाट में कई पासेज हैं, है ना, कौन कौन से हैं, एक है बेटे थाल घाट, कौन सा, एक कौन सा है, भौर घाट, एक कौन सा है, पाल घाट। पलट लो पन्ने, ठीक है, पन्ने पलटन लाग जाए, याद होनी चाहिए। थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट, और एक है सिनेकोटा गैप। ये 4 पासेज हैं, किसमें भाई, वेस्टर्न घाट में।
पासिस क्या होते हैं? दर्रे क्या होते हैं? जो पर्वतों के मध्य रास्ते होते हैं, ठीक है ना, नेचुरली बने। सूख जाती है या रास्ते बदल जाते हैं, ठीक है ना। सूखना तो एक बहुत बड़ी बात है, नदी का सूखना, ठीक है। जो ग्लेशियर की रिवर है, अगर वो सूखती है तो ग्लेशियर खत्म हुए तभी सूखी, समझे ना। तो चलो कोई नहीं, ये चारों जो पासिस हैं ये किस पर है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में खास टाइप के फॉरेस्ट भी हैं। वेस्टर्न घाट में खास टाइप के फॉरेस्ट है, जिसको हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्योंकि ये आपको पता है ये यहां से क्या गई है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई, भारत के बीचों बीच से। नीचे से क्या गई? इक्वेटर, हाँ कैप्रिकॉर्न कहूं था ना, तो दीजिए थोड़ा कम पड़े ठीक है ना हाँ मेरी बाण कम पड़ बेटे कई क्लासों से देख रहा हूं मैं, विचलित है बेटे। नहीं नहीं, विचलित जो है, हाँ, जो बुद्धि पेपर में गलत सवाल करके आएगी, लिखवा ले। अरे लिखवा ले तो थोड़ा ध्यान दे बेटे, ठीक है ना। मेरे जो अनुभव हैं वो गलत नहीं है, सही है। बहुत सारे बच्चे देखे हैं तो हम बोलते हैं तो उद्देश्य ये नहीं कि हम तेरी आलोचना कर रहे हैं, ठीक, हम तेरे भले में कह रहे हैं। गलत हो जाएंगे तेरे सवाल, ठीक है, समझे ना बात ने। कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो गलतियों को सूंघ लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास खुशबू आ रही है तेरी गलतियों की, समझे ना। तो गलती हो जाएंगी तेरी, पेपर में तेरी मेहनत खराब हो जाएंगी, ध्यान दे। किसी कोई भी सवाल आ जाए तो ऐसे मत आ, हाँ हाँ, चिंतन करना, एक बार सोच 10 सेकंड क्या है, ठीक है ना। भारत है तो भारत के नीचे क्या है? कैप्रिकॉर्न कहां, भारत कहां बेटे, ठीक है, समझी ना बात ना। हरे राम। अब तो मुझे मोहित सर कहेगी, कौन मानेगा, है बेटे, है ना। वे चमकदार लोग हैं, ठीक है, सही है। ये आदमी बहुत अच्छे है भाई। अब देखो ये इक्वेटर जा रही है, तो ये भारत तो कंप्लीटली कौन सा क्षेत्र हो गया? ट्रॉपिकल हो गया ना। ट्रॉपिकल जोन में आया कि नहीं आया? और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे ही ट्रॉपिकल जोन में। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां मिलते हैं? जहां हाई रेन और हाई टेम्परेचर। वहीं रबड़ की खेती भी है, ध्यान रखना। रबड़ की खेती भी कहां होती है? हाई रेन और हाई टेम्परेचर जोन में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ गया एक बार कि रबड़ की खेती कौन से जोन में? ऑप्शन में देश ना पूछे, बालक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड रट रहे, ठीक है ना। क्वेश्चन आ गया कुछ और कि रबड़ की जो क्रॉप है टेम्परेट जोन की है, पोलर जोन की है, इक्वाटोरियल जोन की है, ठीक है ना, या नन ऑफ दीज है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो बच्चों ने तो देश रटा कौन सी क्रॉप कहां है, और सवाल पूछ लिया जोन बेस धरती का। तो हाई रेन और हाई टेम्परेचर में क्या पैदा होती है, ठीक है ना। और हाई रेन और हाई टेम्परेचर कौन सा जोन है? यो इक्वाटोरियल, ठीक है। तो रबड़ की खेती कहां होगी? इक्वाटोरियल जोन में, ठीक है। आजकल वे उलझा का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन तो वही आ रहा है, लेकिन तरीका बदल दिया, उससे मुलझ गया बालक, समझे ना बात को। एक ही है, इक्वाटोरियल जोन यो इक्वेटर के आसपास का हो गया ना बेटे। अब तो दुनिया में देखेगी, ये जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट एशिया है, ये वियतनाम, थाईलैंड, फलाना, मलेशिया, ये रेखा उधर से ही ना गुजरती है भाई। तो इक्वाटोरी सबसे ज्यादा रबड़ तो वही है, मानते हो? भारत में भी रबड़ इसी क्षेत्र में है,
केरल, तमिलनाडु, इन्हीं क्षेत्रों में है। तो इसको देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ऊपर से गई, ट्रॉपिकल क्रॉप है रबड़, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया ना, इस लाइन को बेस बना दिया कि इक्वाटोरियल जोन में होती है रबड़ की खेती। समझी ना? तो ये क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जा सकता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आए, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये दक्षिण भारत से बहुत सवाल आ जाते हैं भारत में। एक तो ये पासीज के क्वेश्चन है, एक वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन आता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट का क्षेत्र जो है ये खनिजों के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स का भी जोन है भाई ये, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सबसे पुरानी चट्टानें, दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानें इसी क्षेत्र में है, ये जो नीचे का क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये सबसे पहले जब धरती की बिगनिंग हुई तब से ही ये जगह है। तो दुनिया में इग्निशियस रॉक मिलती है, यहाँ प्राइमरी रॉक है कि नहीं है? दुनिया में सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी है? इग्निशियस बनी है, तो वो यहाँ है। तो ये अर्थ के ओरिजिन का पार्ट है कि नहीं है?